Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and as we all are aware कि हमारी जो सीरीज़ है लीगल ग्लॉसरी की वो ऑन गोइंग है और हम कल कुछ वर्ड्स डिस्कस कर चुके थे। अब आज की वीडियो में जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम आज एफआईआर के बारे में पढ़ेंगे और हम एफआईआर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एफआईआर क्या होती है, एफआईआर को कैसे फाइल करा जा सकता है और उसके बाद ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, काउंटर एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एफआईआर। अब एफआईआर होती क्या है? एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि हम पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करते हैं कोई ऑफेंस होने के बाद में या क्राइम कमिट होने के बाद में, उसको हम एफआईआर कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सीआरपीसी में ऐसे कोई डेफिनेशन स्पेसिफिकली नहीं गिवन है एफआईआर की, लेकिन जो सेक्शन 207 है यानी कि 207 वो ये बताता है कि सेक्शन 154 में ऑफ दिस कोड यानी कि सीआरपीसी में एफआईआर कैसे लॉन्च करी जा सकती है। तो एफआईआर कैसे लॉन्च करी जाएगी ये कहाँ गिवन है? सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। So let's read it from here once. The term FIR has not been defined in the CRPC. Section 207 indicates, क्या करता है? 207 indicate करता है that FIR is registered under section 154 of the code. कौन से कोड के अंडर में रजिस्टर होती है FIR? 154 of CRPC. Now let's understand कि CRPC में जब FIR को हम रजिस्टर करते हैं अंडर CRPC तो FIR कैसे रजिस्टर होती है? अब एफआईआर पहले तो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले कि कोई क्राइम अकर हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एफआईआर में होती है। अब एफआईआर में किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है? तो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी ऐसा क्राइम जो कि होने वाला है या फिर हो चुका है, उसके बारे में डिटेल्स हमारी एफआईआर कंटेन करती है। नाउ नेक्स्ट इज एफआईआर क्या होती है? एक फाउंडेशन होती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो पहली एक ऐसी कंप्लेंट है जो कहीं पे भी जा रही है एक इंसिडेंट के अकर होने के बाद में, तो वो बेस है किसी भी केस जो कि फर्दर परस्यू करा जाएगा उसका। सो एफआईआर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी केस, किसी भी केस की फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एफआईआर से, कि पुलिस के पास में क्या कंप्लेंट गई है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट एफआईआर कैन बी डन ओनली ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखनी कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं सिर्फ उनकी ही एफआईआर रजिस्टर करी जाती है। अब हमने पिछले वीडियो में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा था। सो आई होप कि आपको याद होगा उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिनियस, जो कि इनह्यूमन होते हैं, ऐसे सीरियस और ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब जान लेते हैं कि कोई भी एफआईआर है उसको रजिस्टर कैसे करा जाएगा। तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए और जो स्टेशन इंचार्ज होता है वो वहाँ का, वो आपकी कंप्लेंट को ले लेगा, रजिस्टर कर देगा आपकी एफआईआर और आपको उसकी एक कॉपी भी देगा कि आपने जो एफआईआर सबमिट करी है उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ से मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज एक केस लॉ है। कौन सा केस लॉ? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसमें कि जजमेंट ये आया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको डिनाई नहीं कर सकता है आपकी एफआईआर लॉन्च करने से। कब, ये जान लेते हैं। तो कब नहीं डिनाई कर सकता है? जब उसको प्राइमा फेसिया एक चीज़ें पढ़ करके, इंसिडेंट के बारे में पढ़ करके ये पता चल रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस ऑफिसर आपको डिनाई नहीं कर सकता है कि वो आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसके बाद भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता है तो क्या आपके पास में कोई सोल्यूशन अवेलेबल है या फिर आप कहाँ जा सकते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है तो आपके पास में सीआरपीसी के सेक्शन 154 एंड सब क्लॉज 3 के अंदर में एक पॉइंट गिवन है जहां पर व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास में जाकर के अपनी कंप्लेंट या फिर एफआईआर को सबमिट कर सकते हैं।
अब वो सीनियर ऑफिसर कौन है, वो या तो कमिश्नर हो सकते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकते हैं। आप उनके पास में जाएंगे, अपनी एफआईआर उनको देंगे, रजिस्टर करवाएंगे और वो अपने सबऑर्डिनेट जो भी उनके होंगे उनके पास में उसे ट्रांसफर करके बोलेंगे कि वो आगे इसका प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। So this is what FIR is. So the next term that we are going to read now is zero FIR और अब हम zero FIR को समझेंगे कि zero FIR होती क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब कोई क्राइम या फिर ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी एक FIR करवाई जाती है और वो FIR कहाँ करवाई जाती है, जैसा कि वी आर लाइक अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली ऐसा होता है कि जहाँ पर जिस जगह पर कोई ऑफेंस हुआ है उसी सेम ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में उसकी FIR करवाई जाती है। जनरली ऐसा ही होता है और हम ऐसा ही सुनते आए हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसा हो जाए कि आप उस किसी भी XYZ रीज़न की वजह से उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे या फिर वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पर वो FIR नहीं रजिस्टर करवा पा रहे हैं, तो आप किसी भी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च करवा सकते हैं ऑफेंस की। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुआ और आप उसके प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे उसकी FIR नहीं लॉन्च करवा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर उसकी FIR लॉन्च करवा देंगे। सो नाउ अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसिडेंट या फिर कोई क्राइम ऑफेंस अकर हुआ है या फिर कमिट किया गया है तो उस समय पे, उस पर्टिकुलर समय पे आपको उसी सेम ज्यूरिसडिक्शन पे जा करके FIR लॉन्च करवानी है। आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जा करके भी FIR लॉन्च करवा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इंसिडेंट और ज्यूरिसडिक्शन। और फिर जो वहाँ से पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में जो कि उस सेम ज्यूरिसडिक्शन का है वो मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। So let's read it from here once. Let's understand कि generally the information about offence committed to be given to the police station having territorial jurisdiction, ये बात हमने समझ ली कि जनरली ऐसा होता है कि उसी सेम जगह पर वो कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया जाता है जो कि सेम ज्यूरिसडिक्शन का होता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट बी लॉन्च्ड एल्सवेयर, कहीं और पे रजिस्टर नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। It can be filed in any police station irrespective of place of incident, jurisdiction, and the same can later be transferred to the appropriate police station having same jurisdiction over it. तो ये क्या होता है कि कोई भी ऐसी FIR जो आपने प्लेस ऑफ इंसिडेंट के अलावा किसी दूसरी जगह पर फाइल करवा दी है या रजिस्टर करवा दी है और वो पुलिस स्टेशन जब उसको उसी सेम ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दे, उसे हम कहते हैं जीरो FIR। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इज काउंटर FIR। अब समझ लेते हैं कि काउंटर FIR होती क्या है। सो लेट्स जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर वंस दैट अ क्रॉस क्रिमिनल केस, कौन सा केस, क्रॉस क्रिमिनल केस या फिर एक काउंटर क्रिमिनल केस जो कि रेफर करता है टू एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन wherein two criminal cases relate to the same incident happening at the same location. Now how we are gonna understand this thing? So basically what happens here is that कि the other party which is accused, कौन सी पार्टी, other party जो कि accused है, वो फाइल कर देगी एक FIR किसके अगेंस्ट में, कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में, उसको हम कहते हैं काउंटर FIR। अब मान लीजिए एक कंप्लेंट है जो कि फाइल करी गई है कंप्लेनेंट के द्वारा और फिर उसके बाद में जो अक्यूज्ड है वो एक काउंटर FIR फाइल कर देता है उसी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में, दैट इज काउंटर FIR। तो ऐसा कई बार 498A के जो केसेस होते हैं उसमें भी होता है, डाउरी वाले। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर में कुछ एलिगेशंस लगा दिए 498A में और उसके बाद में हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर एक काउंटर FIR करवा दी। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। ओके, सो अब सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग केस है जो कि है नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1990 का। और ये क्या कोर्ट करता है, कुछ गाइडलाइंस बताता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं गाइडलाइंस, और इनको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे जैसे कि ये यहाँ पर मेंशन्ड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड इट वंस फ्रॉम हियर। द सेम जजेस शुड ट्राई बोथ केसेस. The learned judge should hear one case after another. The evidences should be heard first
and then the judge should go to hear the arguments, whereby he should reverse the judgment in that case. He should hear the counter case, record the evidence and hear the arguments. Here he should reverse the judgment, later pronounce two separate judgments. The evidence recorded or arguments made in one case cannot be looked into while deciding another case. The judge should not pronounce both the judgments one after another. So these are the guidelines, certain guidelines which were given by the Supreme Court. In which case? In नाथू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस. अब ये आप एज इट इज पढ़ भी सकते हैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके ये गाइडलाइंस क्या क्या हैं. ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो में हमने एफआईआर डिस्कस कर लिया, काउंटर एफआईआर डिस्कस कर लिया और जीरो एफआईआर क्या होती है ये डिस्कस कर लिया. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में क्या जजमेंट दी थी वो हमने डिस्कस कर लिया. तो अब आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और कल हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जो कि अगेन जिसमें हम सीआरपीसी के ही कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो. और अभी भी अगर आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने आपको बता दिया था, समझा दिया था कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं. सो आई विल सी यू विद नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.